हेलो एंड वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7 हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन रूप से आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट हमें ये समझाया है कि ये चैप्टर है क्या। तो चैप्टर के अंदर बेसिकली आर्ट जो मॉडर्न इंडिया के टाइम पे देखने को मिलती है उसके बारे में है। इंट्रोडक्शन सिंपली समझाया गया है कि सिंस एंशिएंट टाइम यानी कि बहुत पहले के टाइम से ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे हुआ करता था वर्ल्ड के, यानी कि भारत आजकल का नहीं, पहले से ही विश्व में जाना जाता था। अब यहाँ से एक फिलअप निकल सकती है आपकी कि आर्ट इज द मीडियम ऑफ अ ह्यूमन एक्सप्रेशन। क्या निकल सकता है कि आर्ट इज अ मीडियम ऑफ ह्यूमन डेस। तो आंसर क्या आएगा? एक्सप्रेशन। आर्ट रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन माइंड और सोसाइटी को। आर्टिस्टों ने आर्ट को दो हिस्सों में बांटा है। एक प्रकार की होती है विजुअल आर्ट, सेकेंड वन इज परफॉर्मिंग आर्ट। अब यहाँ पे आपको एक एक मार्क्स में क्वेश्चन जैसे कि पूछा जाए कि विजुअल आर्ट के एग्जांपल समझाइए या तो परफॉर्मिंग आर्ट के एग्जांपल बताइए। तो विजुअल आर्ट के एग्जांपल है पेंटिंग, स्कल्पचर एंड हैंडीक्राफ्ट। उसी तरह से परफॉर्मिंग आर्ट के एग्जांपल है जैसे कि म्यूजिक, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रामा। आर्ट जो है वो इवोक रखती है कल्चर को। एंड इंडियन आर्ट जिसकी बात करें तो उसमें क्या क्या एलिमेंट देखने को मिलता है। तो एक तो वो ग्लोबिज्म है, यानी कि विश्व प्रख्यात है, एक ही देश में नहीं बहुत सारे देशों में जाना जाता है। दूसरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि भारत की जो आर्ट है उसमें क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी एकता। एंड सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बहुत सारी आर्ट में से एक आर्ट पेंटिंग के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं पेंटिंग के बारे में। तो पेंटिंग के बारे में पहले हमें पुराने टाइम पे किस प्रकार की पेंटिंग बनती थी वो समझाया है। तो देखिए, पेंटिंग फ्रॉम बिगिनिंग नेचर एंड रिलीजियस। पहले के टाइम पे नेचर और रिलीजियस को मेन सब्जेक्ट के तौर पे रखा जाता था, यानी कि पेंटिंग इन चीजों के ऊपर बनती थी। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया और भगवान, देवी देवता, एनिमल, बर्ड, इसको मेन सब्जेक्ट के तौर पे लिया गया। फिर जैसे जैसे इंसान अपने आप को डेवलप करता गया, उसने इंडिविजुअल यानी कि अपने आप की पेंटिंग और सोशल कस्टम्स की पेंटिंग बनाने, पिक्चर बनाने लगा। आर्ट एजुकेशन उस टाइम पे दो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लिखा है, एक तक्षशिला और नालंदा में दिया जाता था। इंडियन आर्ट की बात करें तो इंडियन आर्ट में जो कल्चर जो है वो बहुत ही मायने रखता है। और इसीलिए यहाँ पे हमें समझाया है कि इस कल्चर को पूरी तरह से भुला दिया गया था जब भारत के अंदर किसका रूल चल रहा था? ब्रिटिशरों का रूल चल रहा था। अब उस टाइम पे एजुकेशन की इंस्टीट्यूट लिमिटेड प्लेसेस पे थी, इसलिए भारत के राजाओं ने क्या किया, तो अलग अलग जगहों पे एजुकेशन देने के लिए यानी कि आर्ट एजुकेशन देने के लिए इंस्टीट्यूट ओपन की। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है कि गुजरात में उस टाइम पे कोई स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं थी जहाँ पे इस प्रकार की आर्ट सिखाई जाए। आर्ट यानी किसकी बात हो रही है? पेंटिंग, ड्राइंग। तो उस टाइम के कच्छ के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा प्रगमल जी। और प्रगमल जी ने एक स्कूल बनाई। और वो स्कूल कौन से शहर में बनाई? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ भुज, 1877-78 के अंदर। और भुज के अंदर गुजरात की इस तरह से आर्ट इंस्टीट्यूट ओपन थी। उसी चीज को फॉलो करते हुए वडोदरा के राजा महाराजा सयाजीराव, जिन्होंने भी एक आर्ट एजुकेशन देने के लिए स्टार्ट की इंस्टीट्यूट, और उसका नाम उन्होंने रखा कला भवन। और फिर आगे उन्होंने आर्ट की सिर्फ ये जो इंस्टीट्यूट है उसी को नहीं, पूरी आर्ट इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इंकरेज किया था। अहमदाबाद की बात करें तो उस टाइम पे अहमदाबाद के अंदर भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन होती है। और उस टाइम पे यानी कि 1951 में कलाशाला, क्या नाम रखा गया उसका? कलाशाला एस्टेब्लिश होती है अहमदाबाद के अंदर। किसने एस्टेब्लिश की थी? तो एक व्यापारी थे जिनका नाम था सेठ चिमनलाल नगीन दास, और उन्हीं के नाम से यह विद्यालय बनी थी, इसलिए इसका पूरा नाम रखा गया सेठ चिमनलाल नगीन दास विद्यालय। उसको शॉर्ट में करे तो CN विद्यालय। और यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग नहीं सिखाया जाता था, बल्कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी टीचरों को। और इसीलिए टीचर्स ट्रेनिंग चलती थी। और जिस टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे जो चलती थी, उस इंस्टीट्यूट के पहले प्रिंसिपल तौर के कौन रहे थे? रसिक लाल पारिक। पूछा जाए कि अहमदाबाद के अंदर CN विद्यालय के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो रसिक लाल पारिक थे। वहां पर जो टीचर ट्रेनिंग लेते थे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता। उस सर्टिफिकेट को बोलते थे DPC, ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट। यानी कि वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप किसी भी स्कूल में जाके आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो कलाशाला 1951 में एक
शाला थी वो आगे जाके कला महाविद्यालय बन जाती है, यानी कि एक छोटी सी स्कूल इंस्टीट्यूट से वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज बन जाती है 1960 में। तो इस तरह से एस्टेब्लिश होता है गुजरात के अंदर आर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब आगे हिस्ट्री समझाइए कि भाई ये पेंटिंग कितनी पुरानी है या कब से ये पेंटिंग ड्रॉ करना शुरू किया है लोगों ने। तो हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ द पेंटिंग बहुत ही पुराने टाइम, यानी कि सबसे पहला टाइम कौन सा था, स्टोन टाइम। ग्रेड 7 में आप एक चैप्टर में समझ चुके हो कि अलग अलग टाइम को डिवाइड किया गया था। सबसे पुराना स्टोन टाइम था, उसके बाद ब्रोंज, उसके बाद आया आयरन, उसके बाद अभी जो एटॉमिक एज है। तो सबसे पुराना टाइम जो था ब्रोंज टाइम से भी पहले स्टोन एज के टाइम पे पेंटिंग बनाई जाती थी। पेंटिंग में सबसे पहला एविडेंस, यानी कि भारत में सबसे पुरानी पेंटिंग कौन सी है, तो भीमबेटका नाम की एक केव है जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पे कितने साल पुरानी पेंटिंग फाउंड हुई, 7000 BC, 7000 पहले। और ये भारत का पहला एविडेंस माना जाता है। दूसरी उससे थोड़ी पुरानी, और वो थी नरसिंहगढ़ जो केव आई हुई है महाराष्ट्र, कितने साल पुरानी, 2000 साल पुरानी। और ज्यादातर यहाँ पेंटिंग किसमें से देख के इंस्पायर हुई है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर से इंस्पायर होके बनाई गई है। अब यहाँ पे हमें एक पेंटिंग भी दिखाई है, देखिए। तो ये जो पेंटिंग है ना, वो पेंटिंग एक केव की है। और उस टाइम पे अलग अलग जगहों पे केव्स हुआ करती थी। तो गुप्ता टाइम, जो गुप्ता पीरियड जिसको कहा गया है, वो बेस्ट टाइम, यानी कि जब गुप्ता रूल करते थे, गुप्त डायनेस्टी रूल करती थी भारत में, तब इंडियन पेंटिंग का बेस्ट टाइम कहा गया है। और वर्ल्ड फेमस पेंटिंग कौन सी केव में गुप्ता टाइम पे हुई है, तो अजंता और इलोरा, महाराष्ट्र में आई हुई दो केव, अजंता इलोरा, जो गुप्ता टाइम पे बनी थी, गुप्ता पीरियड में बनी थी। और जहाँ तक स्टोरी वो वोवन इन देम, और उसमें सबसे फेमस केव है केव नंबर 1, 9 और 10। तीन ऐसी फेमस केव है, लेकिन तीन में से ये हमारे जो बाजू में पिक्चर है ना, वो पद्म पानी बुद्धा का एक स्मृति है। वो पेंटिंग कहाँ देखने को मिलती है, केव नंबर 1 के अंदर। कौन सी केव, अजंता। कौन सी पेंटिंग, पद्म पानी बुद्धा। तो याद रखेंगे ये पूछा जाए तो। अब यहाँ पे एग्जांपल आया है, देखो कि भाई पेंटिंग जो है ना वो स्प्रेड हुई है नॉर्थ से साउथ, और कौन सी केव कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो बादामी नाम की केव कर्नाटक में लोकेटेड है। कांचीपुरम और सित्तनवसल दोनों केव है जो आई हुई है तमिलनाडु के अंदर। और बृहदेश्वर नाम का जो मंदिर है, जहाँ पे वॉल पेंटिंग का बेस्ट नमूना एग्जाम्पल देखा जाता है, जो इस तरह से हमारे पेंटिंग कल्चर को दिखाती है। समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे हमें एक टाइम के हिसाब से समझाया है एग्जाम्पल, कि भाई टाइम के हिसाब से पेंटिंग की स्टाइल और उसकी मेथड वो चेंज होती जाएगी। तो जैसे कि सबसे पहले प्री मेडिवल राजपूत पीरियड था, उसके बाद मुगल रूलर आए। तो मुगल रूलर के अंदर कौन से ऐसे रूलर थे जिनको पेंटिंग से लगाव थोड़ा ज्यादा था, तो शुरुआती दौर से, यानी कि बाबर, उसका बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, आखिरी वाला औरंगजेब को उतना लगाव था नहीं। और ऐसा कहा जाता है, यानी कि लिखा भी है, कि जहांगीर ने आर्ट को इतना इम्पोर्टेंस दिया था, वो अच्छे अच्छे पेंटरों को भी अपने दरबार में रखता था। और जहांगीर ने क्या रखा था, तो पेंटिंग गैलरी, अपने मोबाइल में जैसे गैलरी होती है, बहुत सारे फोटोज उसमें सेव रहते हैं, तो उसी तरह से जो जो अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी, उन सभी पेंटिंग को एक जगह स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड पेंटिंग गैलरी। भक्ति मूवमेंट भी इस पेंटिंग की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं योगदान इसमें रहा है। अब यहाँ पे हमें बेस्ट पेंटर और इंस्टीट्यूट के बारे में समझाया है। तो देखिए, ब्रिटिश एंड इंडियन दोनों ने मिलके, यानी कि जब भारत में रूल के साथ चला था ब्रिटिशरों का, तो सेमी वेस्टर्न स्टाइल थोड़ी सी मिक्स होकर डेवलप होती है 1750 की टाइम में। अब उस टाइम के दो बेस्ट एग्जाम्पल समझाया है, कि एक लेडी एम्पे जो थे, उन्होंने सैफुद्दीन जो शेख जहरुद्दीन को बर्ड स्टडी करके उनके ऊपर पेंटिंग बनाने का काम सौंपा था। दूसरे दो अंग्रेज थे, विलियम फ्रेसर एंड कॉलोनल स्कीनर। इन दोनों ने एक पर्सनल पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था, जिसका नाम था गुलाम अली खान, के भाई साहब आप हमारे साथ रहो। और उस टाइम पे जैसे अभी कैमराज है जिसमें फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो उस टाइम पे ऐसी सुविधा नहीं थी, उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो क्या करते थे, एक पेंटर रखते थे, कि भाई तुझे जो चीज अच्छी लगे, या तो कहीं पे हम खड़े हैं या कोई ऐसे बैकग्राउंड में अच्छी चीजें हैं, तो वो ड्रॉ कर हमारे लिए पोर्ट्रेट बना। एंड उस टाइम पे टॉप नेमों में इस व्यक्तियों के नाम आते थे, जिसमें त्रवणकोर नाम का जो राज्य था, वहां के एक राजा थे जिसका नाम था राजा रवि वर्मा। वो बहुत ही बेहतरीन
पेंटिंग बनाते थे और एक्सीलेंट ऑयल पेंटिंग बनाते थे इंडियन माइथोलॉजी यानी कि भगवान देवी देवता उनकी कहानियों के ऊपर से। और उसमें से बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमें जो पिक्चर दी है ना, गॉडेस सरस्वती की पेंटिंग, ये पेंटिंग किसने बनाई हुई है? रवि वर्मा, उनके कलेक्शनों में से ये एक पेंटिंग है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे उस टाइम पे आर्ट फील्ड को एस्टेब्लिश या तो आर्ट फील्ड को एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट होनी पड़ेगी। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट डेवलप होती है 19th सेंचुरी में। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एस्टेब्लिश होती है 1858 मुंबई के अंदर। कला भवन जो अभी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट कहा जाता है वडोदरा 1890 के अंदर। फिर आपको पता है कि मास्टरपीस ऑफ आर्ट जो आगे हम समझेंगे रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के अंदर क्या एस्टेब्लिश करते हैं? शांति निकेतन जो 1901 में एस्टेब्लिश हुई थी। और 1948 आजादी के एक साल बाद फ्रांसिस न्यूटन सुओजा, एस एच रजा एंड एस के बेकरी जिन्होंने प्रोग्रेस किया आर्टिस्ट ग्रुपों को और इस तरह से मॉडर्न आर्ट को इम्पोर्टेंस दिया। अब ये जितनी भी पेंटिंग होगी वो कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टोर रखेंगे। उसके लिए चेन्नई के अंदर KCS पनिकर एंड देवी प्रसाद रॉय चौधरी इन दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश किया मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। ये भी मद्रास चेन्नई के अंदर सभी लोगों को आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड करो। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो दिल्ली में एस्टेब्लिश होती है। और इस तरह से सभी कलेक्शन यहाँ पे रखे जाते हैं। अब हम समझते हैं अलग अलग पेंटिंग की मेथड को कि भाई पेंटिंग किसके ऊपर की जाती थी। तो एंशियंट टाइम पे जो प्रिमिटिव मैन था वो तो कहाँ पे रहता था? केव गुफाओं के अंदर। तो वो नवरा बैठता था तब बेचारा पेंटिंग करता था ऑन द वॉल ऑफ द केव। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट एंड मोस्ट एंशियंट पेंटिंग किसके ऊपर हुआ करती थी? केव पेंटिंग। केव के बाद धीरे धीरे हमें याद है ऊपर हमने देखा कि अजंता और इलोरा 9th सेंचुरी में बने। फिर धीरे धीरे इंसान रॉक यानी कि स्टोन टाइम पे रॉक के ऊपर पेंटिंग बनाने लगा। और फिर उसमें उसने धर्म हिंदू बुद्धिस्ट और जैन पेंटिंग और रिलीजियस को यहाँ पे सेंटर में देखा गया है। फिर वो डेकोरेटिव वॉल के ऊपर पेंट करता था और पेंटिंग से वॉल को डेकोरेट करता था। अब इंडिया के अंदर आगे हम देखें तो जैसे आपने नॉर्थ इंडिया के कोई मूवी साउथ इंडिया के कोई मूवी देखे हो तो साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉर्थ में थोड़ा कम है। साउथ में कोई भी घर होता है ना तो उसके आगे जो आंगन होता है तो वहाँ पे रंगोली होती है। तो उसी तरह से धीरे-धीरे ये डेकोरेटिव आर्ट के तौर पे कोर्टयार्ड या तो फ्लोर ड्यूरिंग द फेस्टिवल हम जो त्योहारों में रंगोली करते हैं तो वो भी एक प्रकार की क्या है? पेंटिंग है। अब एक प्रकार की उस टाइम पे जो स्टाइल डेवलप होती है जिसको बोलते हैं मिनिएचर स्टाइल। अब उस टाइम पे बहुत सारी बुक्स लिखी जाती थी हाथों से। तो बहुत सारा डिस्क्रिप्शन होता था और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बीच में एक पेंटिंग बनाई जाती थी। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार की एक बुक होती है जिसमें दोनों साइड कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और यहाँ बीच में वो किसी भी प्रकार की क्या बना देते हैं? पेंटिंग बनाते थे। तो इस प्रकार से हाथों से छोटी साइज में जो पेंटिंग बनती थी दैट इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो मिनिएचर स्टाइल डेवलप होती है भारत के अंदर और जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब चीज़ें देखी जाती है। और फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये तो एंशिएंट स्टाइल थी या मेथड थी, मॉडर्न अभी के टाइम पे पेंटिंग बनाने के लिए कौन सी यूज होती है? तो एक तो होती है ऑयल पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग एंड मोस्ट एंड मॉडर्न कैनवास पेंटिंग। तो ये सब क्या थी? पेंटिंग की मेथड। मेथड के बाद अब समझते हैं स्टाइल को, यानी कि कौन सी पेंटिंग कौन सी स्टाइल से बनी हुई है। तो पेंटिंग स्टाइल बेसिकली जो भारत के टाइम के हिसाब से चेंज होती रही। जैसे कि राजा रूलर आएगा तो वो नहीं चाहेगा कि उसके प्रीवियस जो रूलर था उसका कोई रूल चले। उसी तरह से पेंटिंग स्टाइल भी टाइम टू टाइम क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी और वो एसोसिएट होगी किसी न किसी डायनेस्टी रूलर के साथ। तो यहाँ पे हमें पहली जो पेंटिंग स्टाइल समझाई है वो है पाल पेंटिंग स्टाइल। तो पाल पेंटिंग स्टाइल जो थी उसमें पेट्रोनेज किंग द पेंटिंग स्टाइल जो कहाँ-कहाँ पे एक्सपांड होती है? तो 4 जगहों पे बंगाल, बिहार, नेपाल, तिब्बत। यहाँ पे जिस प्रकार की स्टाइल फैली है उसको पाल पाल स्टाइल कहा जाता है। और इसमें मेन सब्जेक्ट के तौर पे महायान बुद्धिस्ट सेक्ट होता था। अब आपको 6th स्टैंडर्ड में ये बेसिक चीज समझाई होगी कि बुद्धिज्म में 2 प्रकार के सेक्ट होते हैं। एक होता है कौन से? महायान एंड हीनयान। तो आपको यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है? महायान। 2 याद रखेंगे। बुद्धिस्ट के अंदर 2 सेक्ट होते हैं। एक होता है महायान, दूसरा होता है हीनयान। लेकिन पाल स्टाइल के अंदर कौन सा सब्जेक्ट मेन होता है? बुद्धिस्ट सेक्ट का महायान।
तो इस तरह से बुद्धिस्ट सेक्ट में महायान को सेंटर में रखते हुए ये स्टाइल डेवलप होती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जातक स्टोरी और बुद्धिसत्व देखने को मिलता है, और जिसमें मिनिएचर स्टाइल भी, यानी कि जैसे समझाया ना, दोनों स्टेप डिस्क्रिप्शन होगा, बीच में छोटी सी पिक्चर जो इसको डिस्क्राइब करती होगी उस टेक्स्ट को, जैसे कि ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो ये जो हमें समझाया है वो इस प्रकार से, दोनों साइड कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और बीच में ये पिक्चर, ये हाथों से ड्रॉ की हुई है। अभी हमारे जो टेक्स्ट बुक में है वो चीजें ड्रॉ की हुई नहीं है, ये चीजें कैसी हैं, प्रिंट की हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। सेकेंड जो स्टाइल है वो है जैन स्टाइल। अब सीधा सा नाम से ही समझ आ रहा है कि जैन यानी कि जैनिज्म से जुड़ा होगा। तो ये गुजरात और राजस्थान के आसपास जो एरिया है, मालवा रीजन, और वहाँ पे 12th सेंचुरी में ये एक्सपांड होती है, एस्टेब्लिश होती है, या तो कहीं ना कहीं फाउंड होती है, एक्सटेंड होती है। मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल इसमें देखने को मिलती है, जिसमें पाम लीव यूज होते थे मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, एंड जैनिज्म सेंटर में रहता था। और जैन टेक्स्ट जैसे कि कल्पसूत्र, कल्काचार्य कथा एंड कथा सरित सागर, ये नाम याद रखना, एक्सरसाइज में भी ये, एंड जैन टेक्स्ट के ऊपर हुआ करते हैं। एंड जैन स्टाइल कौन से स्टेट में स्प्रेड हुई है, तो गुजरात और राजस्थान, इसीलिए इसका नाम गुजरात स्टाइल ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टाइल जो है राजपूत स्टाइल। नाम से ही समझ आ रहा है कि कौन से स्टेट से एसोसिएटेड होगी, ऑब्वियसली राजस्थान। तो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश 10th एंड 16th सेंचुरी में पेट्रोनेज ऑफ द राजपूत की, और इसमें भी मिनिएचर मुराल्स देखने को मिलते थे। अब राजपूत जो है ना, वो उस टाइम पे उनकी लाइफस्टाइल शो करते थे बाय देयर पेंटिंग। जैसे अभी हम मोबाइल में देखते हैं ना कि अलग-अलग इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, व्लॉग के द्वारा डेली व्लॉगिंग करते हैं। तो उसी तरह से राजपूत अपने साथ एक पेंटर रखते थे कि भाई तू चल आज मेरे साथ चल, मैं शिकार पे जाता हूँ, वहाँ पे तू सब चीज़ों को देखना, परखना, और जो चीज़ अच्छी लगे आके पे उसको ड्रॉ करना। तो राजपूत अपने पेंटिंग के अंदर देयर कस्टम, देयर अटायर, जो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपने मूवियों में देखा होगा, राजा ऐसे पोज़ लगा के बैठते हैं और एक पेंटर उनकी ड्राइंग कर रहा होता है। उनके फेस्टिवल और उनके सेंटर में सब्जेक्ट के तौर पे राधा कृष्ण, कृष्ण भक्ति, रासलीला रहते थे। अब आगे एक और स्टाइल है, जो स्टाइल इस स्टाइल के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि इन दोनों स्टाइल के अंदर सेम टॉपिक देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि राधा कृष्ण, कृष्ण भक्ति, यानी कि श्री कृष्ण डिवोशन, दो स्टाइल के अंदर कॉमन देखने को मिलती है। तो आगे हम देखते हैं कि राजपूत स्टाइल जो है वो कहाँ कहाँ पे फैली, तो बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजस्थान के एरियाओं के अंदर, और इसका दूसरा नाम है राजस्थान स्टाइल। नेक्स्ट जब मुगल पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं किसका राज आता है, मुगलों का, तब कौन सी स्टाइल डेवलप होती है, मुगल स्टाइल। मुगल एम्परर इंडियन वर ग्रेट लवर ऑफ द पेंटिंग, यानी कि इन लोगों को पेंटिंग से बहुत लगाव था। एम्परर बाबर शाहजहां gave a great impact to the painting, and Mughal style painting was innovative style came to beginning the combination of the Indian and Iranian style। मुगल आए थे कहाँ से, ईरान से, तो ईरान से भारत में आए, तो ईरानी और इंडियन दोनों स्टाइल मिक्स करके एक अलग ही स्टाइल डेवलप करते हैं। इन्होंने ज़्यादातर जो पेंटिंग है ना, वो अपनी बायोग्राफी में यूज़ किया है। अब बायोग्राफी आपको पता होगा कि अपने जीवन के ऊपर जिस बुक को लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। तो मुगलों ने क्या किया, बायोग्राफीज़ और इन चीज़ों के अंदर अपने पोर्ट्रेट बनवाए। पोर्ट्रेट यानी कि उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो बाजू में अपनी एक पेंटिंग बनवाएँगे। तो खास करके पोर्ट्रेट किसके टाइम पे बने, अकबर के टाइम पे। ये भाई साहब को पोर्ट्रेट बनाने का या तो बनवाने का बहुत शौक था। अकबर की बायोग्राफी का नाम था अकबरनामा। पिक्चर ऑफ द बाबरनामा, यानी कि बाबर की जो बायोग्राफी थी, बाबरनामा, उसमें भी उसने अपने पोर्ट्रेट बनवाए हैं। एंड खास करके मुगल स्टाइल जो थी, यानी कि मुगलों के टाइम पे पेंटिंग की जो स्टाइल डेवलप हुई, वो किसके टाइम पे पीक पे थी सबसे ऊपर, तो वो था जहांगीर। अरे हमने देखा ना, जहांगीर भाई साहब को पेंटिंग से बहुत लगाव था। एंड हिज कोर्ट, यानी कि उसके दरबार के, यहाँ जहाँ जहाँ कोर्ट शब्द आ रहा है, मतलब ये जज वकील वो वाले कोर्ट की बात नहीं हो रही। यहाँ कोर्ट मतलब किसकी बात हो रही है, राजा के कोर्ट यानी कि दरबार। तो राज दरबार के अंदर, यानी कि जहांगीर के दरबार के अंदर, राज दरबार में दो पेंटर रखे थे उसने। एक का नाम था मंसूर, दूसरे का नाम था बिसान दास। एंड उस टाइम पे एनिमल, अब मुगल टाइम पे कौन सी चीजों के ऊपर पेंटिंग बननी थी, एक तो एनिमल, बर्ड्स, नेचुरल सीन, कोर्ट, वॉर, हंटिंग,
और एनिमल फाइटिंग। और मुगल स्टाइल को कोर्ट आर्ट भी कहा जाता है, और इसमें रॉयल एलिगेंस और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसीलिए रॉयल एलिगेंस इसके सेंटर में रहते हैं। यहाँ ये जो पिक्चर आपको दिख रही है वो कौन सी स्टाइल है? मुगल पेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट हमारी जो है वो कांगड़ा स्टाइल। ऊपर मैंने आपको बोला था कि श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई एक और पेंटिंग स्टाइल है, तो वो यही है। जो राजपूत स्टाइल और कांगड़ा स्टाइल को कंबाइन या तो दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलती है, तो वो है कृष्ण डिवोशन। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर कोई पेंटिंग है तो वो दो चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है, या तो कांगड़ा स्टाइल हो सकती है या तो वो राजपूत स्टाइल हो सकती है। कांगड़ा स्टाइल जो है वो प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है इंडियन पेंटिंग स्टाइल का, एंड दिस स्टाइल वाज डेवलप्ड बाय द राजस्थान एंड मुगल पेंटर। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं किसी रीजन की वजह से जाके बस जाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड, यानी कि हिमालय माउंटेन, और वहां पे तो वहां पे कांगड़ा, कुल्लू, गढ़वाल, चंबा, मुंडी वर द मेन सेंटर। और उस टाइम का ग्रेट पेंटर कांगड़ा स्टाइल का कोई था, तो उनका नाम था मोना राम। क्या नाम था? मोलाराम। मोलाराम नाम का पेंटर बहुत ही फेमस था उस टाइम पे। और इसमें भी देखो मेन सेंटर के तौर पे लॉर्ड कृष्णा एंड डिवोशन। यहाँ पे बाजू ये अपने को जो पिक्चर दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं कौन सी स्टाइल की है? कांगड़ा स्टाइल की। और यहाँ पे दो चीजें सेंटर में रहती है, भगवान श्री कृष्ण और हिमालय में वो लोग रहते हैं, तो हिमालय की ब्यूटी और वो चीजें तो शो करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है। अब 5 मेन स्टाइल हमने समझी। अब अदर स्टाइल के सिर्फ नाम दिए और एसोसिएटेड स्टेट का नाम दिया है। देखो, अदर स्टाइल में आपको याद रखना है कि बिहार के अंदर कौन सी? तो मधुबनी स्टाइल, उसके सॉरी मिथिला स्टाइल। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करेंगे कि मिथिला पेंटिंग स्टाइल बिहार के अंदर, जिसका दूसरा नाम था मधुबनी स्टाइल। उसके बाद कलमकारी पेंटिंग जो आंध्र प्रदेश में फेमस थी। और पट स्टाइल कहाँ की फेमस थी? उड़ीसा। पाड स्टाइल कहाँ की फेमस थी? राजस्थान। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, देखो राजस्थान में राजपूत स्टाइल भी थी एंड पाड स्टाइल भी थी। दूसरा, जो हमने ट्राइबल पीपलों के बारे में पढ़ा था प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर, तो गोंड पेंटिंग स्टाइल संथाल ट्राइब, वारली महाराष्ट्र, और खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिथोरा पेंटिंग स्टाइल कहाँ की फेमस थी? गुजरात की। तो यहाँ पे दो याद रखने हैं कि राजस्थान में राजपूत एंड पार्ड स्टाइल, गुजरात के अंदर जैन एंड पिथोरा स्टाइल, और कालीगढ़ स्टाइल जो बंगाल के अंदर फेमस थी। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ आ रहा होगा चैप्टर, और यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग स्टाइल है वो आपको बेहतरीन रूप से समझ आ चुकी होगी। अब हम समझते हैं नोबल पेंटरों के बारे में, यानी कि उस टाइम पे पेंटिंग को अगर किसी ने पीक पे पहुंचाया हो तो उसके पीछे किसका योगदान होगा? ऑब्वियसली पेंटरों का, तो उसके बारे में भी समझना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर 3 मेन पेंटरों के बारे में समझेंगे। एक राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, और ये दोनों तो रिनाउंड पेंटर थे ही उस टाइम पे। दूसरे और एक है जिनका नाम है अरविंद टैगोर। अरविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी समझेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए हैं कि गुजरात के उस टाइम पे कला गुरु श्री रविशंकर एम रावल, रमेश भाई पंड्या, जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर यानी कि प्रोमिनेंट पेंटर थे। एंड इन एडिशन इसको और आगे हम बढ़ाए तो इनका कंट्रीब्यूशन पेंटिंग फील्ड में बहुत ही अद्भुत रहा है। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर याद रखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर दो लिस्ट दिए हैं। पहला आपको ये जो लिस्ट दिया है वो कौन से पेंटर है जो इंडिया में बहुत ही नामचीन थे। दूसरे जो नाम दिए हैं वो हमारे गुजरात के। और इसमें एक्सरसाइज में एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू के तौर पे, जिसके अंदर ऑप्शन दिए हैं बहुत सारे, जिसमें से 3 ऑप्शन इंडिया के पेंटर है फेमस, एक गुजरात के है। तो वो यहाँ पे पिराजी सागर है। ठीक है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, आपको अगर टेक्स्ट बुक में कहीं पे ना मिले तो वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे कलागुरु रविशंकर रावल की एक पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन दिया है कि रविशंकर रावल जो है वो पहले तो उन्होंने बेसिक जो बात करते हैं तो मुंबई के अंदर उन्होंने एजुकेशन यानी कि आर्ट सीखी थी। दूसरा, अहमदाबाद के अंदर उन्होंने ये सब काम किया यानी कि आर्ट सीखा मुंबई में आके, यहाँ पे अहमदाबाद में रहे और सब चीजें उन्होंने काम की। आगे जाके उन्होंने एक बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अंदर जो बिलवम मंगल जहाँ पे एग्जीबिशन होता है, तो उस एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स भी ले जाते हैं। और ऐसा नहीं किसी पेंटिंग ले जाते हैं, पेंटिंग ले जाके वहाँ पे गोल्ड मेडल भी जीतते हैं। और ये पहले ऐसे गुजराती आर्टिस्ट थे जो इस एग्जीबिशन में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बल्कि गोल्ड मेडल भी जीतते हैं। और यहाँ पे उनकी पेंटिंग कौन से स्टाइल की हुआ करती थी? राजपूत स्टाइल
और फ्लैट कलर हुआ करते थे। अब रविशंकर रावल ने एक पेंटिंग बनाई थी उस टाइम की फेमस पेंटिंग 1924 के अंदर गांधी जी को अ, जाना हुआ था हमारे अहमदाबाद के कोर्ट के अंदर। पहले तो रविशंकर महाराज एक मंथली मैगज़ीन चलाते थे। रविशंकर रावल जो है वो मैगज़ीन जो चलाते थे उसका नाम था कुम्हार और कुमार जो कहीं न कहीं मंथली मैगज़ीन होगा उसमें लोगों को बताएँगे कि आर्ट क्या है, उनकी पेंटिंग कैसे वो मतलब अवेयरनेस लोगों के अंदर लाते थे। गुजरात के अंदर उन्होंने एक एस्टेब्लिश की जिसका नाम था इंस्टीट्यूट का कला संघ और यूथ को एनकरेज करते थे कि भाई तुम भी पेंटिंग करो, नवरे बैठे हो उससे अच्छा है पेंटिंग करो और आगे बढ़ो और पेंटिंग आर्ट को डेवलप करो। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी गांधी जी रवि जो शंकर लाल बैंकर जो ट्राइड हो रहा था टीजर 12 मार्च 1922 कोर्ट ऑफ अहमदाबाद जो आज के टाइम पे सर्किट हाउस शाहीबाग में है। तो रविशंकर महाराज ने इस हिस्टोरिकल इवेंट को यानी गए होंगे निहारा होगा उसको फिर ड्रॉ किया और हमें अपने को देखने को मिल रहा है क्योंकि उस टाइम पे कैमरे थे तो उन्होंने ड्राइंग करके ये हमें समझाया गया है। अब हम तीन ऐसे उस टाइम के बहुत ही फेमस पेंटरों के बारे में समझेंगे जिसमें से पहले है राजा रवि वर्मा। रवि वर्मा जो है वो किलीमन्नुर विलेज जो केरला में है वहाँ उनका जन्म होता है और राजा से ही आप समझ रहे होंगे कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो इस आर्ट फील्ड के अंदर अपना योगदान देते हैं और फुल्ली इन्फ्लुएंस थे यानी कि उनको किस प्रकार की आर्ट से ज़्यादा लगाव था वेस्टर्न आर्ट से। रवि वर्मा डेवलप करते हैं खुद की एक अलग ही स्टाइल दैट इज डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ द रिसीव आर्ट एजुकेशन और उन्होंने आर्ट का गाइडेंस किससे लिया था श्री रामस्वामी नायडू। पूछा जाए कि भाई जो राजा रवि वर्मा है वो किसके डिसिपल थे शिष्य थे तो रामस्वामी नायडू एंड थेरोडर जॉनसन जो व्यक्ति यूरोप से इनका गेस्ट बनता है यानी कि इनकी पेंटिंग को कहीं ना कहीं देख के उनके तगड़े फैन बन जाता है ये व्यक्ति और भारत में आके उनको मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो पेंटिंग में उनकी रियलिस्टिक दिखती थी ज़्यादा इमोशन को ध्यान में नहीं रखते थे यूनिक चीज़ें थी टेक्निक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे इमोशन को नहीं और ऑयल पेंटिंग कहीं न कहीं इनको ज़्यादा पसंद थी। उनके जो पेंटिंग के नाम दिए हैं कि उन्होंने विराट दरबार, गंगा अवतरण, उर्वशी, शकुंतला, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ऐसी-ऐसी पेंटिंग उन्होंने बनाई है। अब रवि वर्मा का और क्या योगदान था इसके अंदर? तो रवि वर्मा जो है उन्होंने अपनी एक प्रेस एस्टेब्लिश की। एक प्रेस बनाई जहाँ पे ये पेंटिंग करेंगे और उसको प्रिंट करके लोगों को चीज़ों को बेचेंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस उनकी कहाँ पे बनती है? घाटकोपर मुंबई के अंदर। उन्होंने ये जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी वो 1894 के अंदर और वहाँ पे हिंदू गॉड और गॉडेसेस की प्रिंट करके वो फ़ोटो सस्ते दामों में बेचते थे क्यों ताकि आम इंसान भी भगवान को याद करने के लिए कहीं न कहीं ये फ़ोटो यूज़ कर सके। सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा जो थे उन्होंने इनवाइट किया था रॉयल्टी ऑफ द भावनगर इनवाइट राजा रवि वर्मा भावनगर बड़ौदा यहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था कि आप यहाँ पे आइए और माइथोलॉजिकल पेंटिंग बनाइए और अपना योगदान दीजिए रॉयल फैमिली के अंदर और ये वहाँ पे गए भी थे और उनकी आज भी पेंटिंग हमें देखनी हो तो वो प्रिजर्व है कहाँ पे तो त्रिवेंद्रम म्यूजियम एंड फतेह सिंहारो आर्ट गैलरी बड़ोदरा एंड दरबार भावनगर और इनको उस टाइम के ब्रिटिशरों ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसर हिंद नाम का क्या दिया था एक टाइटल दिया था। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये समझा था कि गांधी जी को भी केसर हिंद एक टाइटल मिला था तो ये रवि वर्मा को भी मिला राजा रवि वर्मा। सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे एक और चीज रहेगी कि ये जो राजा रवि वर्मा थे ही वॉज द किंग ऑफ आर्ट यानी कि आर्ट के राजा कहे जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन चीज़ें करी हो, तो उसको किंग कहा जाता है। जैसे क्रिकेट में हम किंग किसको कहते हैं? किंग कोहली। उसी तरह से पेंटिंग में उस टाइम पे किंग के तौर पे कौन जाना जाता था? राजा रवि वर्मा। दूसरे हमारे फेमस पेंटर रविंद्रनाथ टैगोर। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा। क्योंकि ये अच्छे पोएट थे, ये अच्छे राइटर थे, ये अच्छे पेंटर थे, ऑलराउंडर थे। बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर कूट-कूट के भरी थी। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए एंड गिफ्टेड पेंटर थे। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने कहीं से आर्ट एजुकेशन प्राप्त किया नहीं था एंड उन्होंने शांति निकेतन एस्टेब्लिश की थी जहाँ पे लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग सब चीज़ें सिखाई जाती है। उनकी स्टाइल बाकियों से अलग थी दैट इज वाइल डिस्टिंक्टिव स्टाइल पेंटिंग फ्री एंड इन्फ्लुएंस द ट्रेडिशनल इंडियन एंड वेस्टर्न आर्ट एंड इनको भी एक टाइटल मिला है
भीष्म पितामह ऑफ द मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। और इन्होंने 2000 से भी ज्यादा पेंटिंग बना रखी थी। और आज भी अगर हमें ये पेंटिंग देखनी हो तो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो शांति निकेतन, रविंद्र भवन एंड नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, जो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। और खास याद रखेंगे कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने किसी भी जगह से सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ली नहीं थी। यानी कि बिना ट्रेनिंग के ये गिफ्टेड पेंटर थे। आगे हमने देखा ना कि इनको पेंटिंग कहीं न कहीं गिफ्ट में मिली हुई थी। मतलब ड्रॉ करना उनको बहुत ही बेहतरीन रूप से आता था। दूसरे हमारे अभिंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जिनका जन्म बंगाल में हुआ था, जिन्होंने एक नहीं बहुत सारी स्टाइल सीखी थी, जैसे कि इंडियन स्टाइल, मुगल स्टाइल, तांजोर, चाइनीज, जापानीज और वेस्टर्न पेंटर्स से इन्होंने क्या ली थी? गाइडेंस ली थी और न्यू डायरेक्शन दी हमारी पेंटिंग स्टाइल को। His style reflect the Indian environment and sensibility and draw the Japanese wash। वो क्या यूज करते थे? तो Japanese wash यूज करके वो अपनी पेंटिंग बनाते थे। नेक्स्ट हम याद रखेंगे कि अभिंद्रनाथ टैगोर ने अपना योगदान सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग में नहीं, लेकिन पूरी आर्ट एजुकेशन को देने के लिए बंगाल के अंदर एक स्कूल एस्टेब्लिश की, जिसका नाम रखा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, और प्रोवाइड की पेंटिंग। और इनकी आज भी पेंटिंग देखनी हो तो हम बंगाल में जा सकते हैं। और उनके बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बहुत ही फेमस थी। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग ऑफ भारत माता, जो बहुत ही उस टाइम की फेमस पेंटिंगों में से एक। यहाँ हमारा ये चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो तो इसी तरह से सभी चैप्टर्स के 1 बाय 1 वीडियोस हमारे चैनल में आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इन वीडियो को शेयर करना ना भूलें।